डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल SBM अकेडमी में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट है आपका यूपी पीजीटी का। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो या पीपीएससी TRE 4 का, पीपीएससी के द्वारा जो TRE 4 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या यूपी टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ ही अभी आपका स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अलग से हम लोग टॉपिक वाइज MCQs को सॉल्व कर ही रहे हैं, और साथ ही हम लोग प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर रहे हैं, और इसके साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। समय समय पर हम लोग डिस्क्रिप्टिव यानी व्याख्यात्मक भी पढ़ेंगे, तो आप चैनल पर बने रहिए। यदि आप टीजीटी, पीजीटी या इंटरनेट की तैयारी करते हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो आपको चैनल से जरूर जुड़ना चाहिए। चलिए, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आपको कोई दिक्कत है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला ही क्वेश्चन बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। ये अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते होंगे, या इससे पहले आपने टीजीटी पीजीटी की अगर एग्जाम दिया होगा, तो उसमें जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा। चलिए, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ, तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? देखिए, हम लोग केवल जल्दी से कम, देखिए 100 क्वेश्चन है इसमें, कम से कम समय में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो केवल ऑप्शन ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। बाकी जहाँ होगा हम लोग ज़्यादा मैंडेटरी होगा, तो हम लोग उसमें वहाँ थोड़ा सा पॉज लेके थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो 100 क्वेश्चन को हम लोग कम से कम समय में सॉल्व करना है। तो देखिए, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ, तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? ये बतौर आलोचना के रूप में राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानना, यानी जो लोग राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, उनकी आलोचना के स्वरूप ये कोट है। और किसका कोट है? ये कोट है आपका मेटलैंड का। क्योंकि इसके अलावा मेटलैंड हुआ, बकल हुआ, बर्क हुआ, ये सभी क्या हुए? राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसने माना है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन या निर्धारण है? राजनीति विज्ञान मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किसने कहा? ये डेविड स्टन का कोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने कहा था कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये कोट है, समानता अवांछनीय और अप्राकृतिक है। ये किसका कोट है? ये कोट है आपका अरस्तु का। और वो दो प्रकार की समानता की बात करता है, अनुपातिक और निरपेक्ष। और उसकी फेमस कोट, फेमस जो बुक्स हैं वो है पॉलिटिक्स, पोएटिक्स, द कैटेगरीज, ऑन द सोल एंड द मेमोरी एंड रिकलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रत्येक राज्य को उसके प्रदत्त अधिकारों द्वारा जाना जाता है। ये कोट है आपका रान जोसेफ लास्की का, प्रोफेसर लास्की का कोट है। नेक्स्ट कोट है, क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि सत्ता ज्यादातर शक्ति के रूप में परिभाषित होती है? शक्ति आदेशों के पालन कराने की? रॉबर्ट डहल, या बी, या साइमन ने मकाइवर? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा, ये मैकाइवर का कोट है। नेक्स्ट है, नागरिकता क्या है? तो नागरिकता याद रखिएगा, जो भी नागरिकता है वो क्या है? तो नागरिकता अधिकार एवं दायित्वों का समूह है। जिस देश के आप नागरिक हैं, आपको अधिकार भी मिलता है, और उसी देश के प्रति आपके कर्तव्य भी हैं, दायित्व भी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, कि एक स्वप्नदर्शी समाजवादी का अर्थ क्या होता है? एक स्वप्नावलोकी समाजवाद का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका अर्थ होता है जिसके विचार अव्यवहारिक हों, जिसके विचार अव्यवहारिक हों, स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपने पूर्ववर्ती समाजवादियों को क्या कहा था? स्वप्नदर्शी समाजवाद का उसने संज्ञा दिया। समाजवाद एक टोप की भांति है जिसने अपनी आकृति खो दी है, क्योंकि उसे सभी धारण करते हैं। ये कथन किससे संबंधित है? तो समाजवाद एक टोप की भांति है और जिसने अपनी आकृति खो दी है, क्योंकि सभी ने उसको धारण कर रखा है। तो ये कोट है आपका CEM जोट का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कि निम्नलिखित विचारकों में से कौन यह मानता या मानती है कि
पारंपरिक मूल्यों और पद सोपानों की गिरावट उन कारकों में से एक थे जिन्होंने नाजीवाद और स्टालिनवाद के प्रादुर्भाव का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 का डी होगा हन्ना अरेंट। 10 कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अनेक उपकरण हैं, इनमें से दो सर्वाधिक लोकप्रिय उपकरण कौन हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण कौन कौन से सर्वाधिक जो प्रचलित हैं, लोकप्रिय, वो हैं आपके जनमत संग्रह और आरंभक, प्लेबिसाइट और रिकॉल बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा कि पर्यावरण के जड़ें मानी जाती हैं, पर्यावरणवाद की जड़ें मानी जाती हैं कहाँ, किस रूप में? तो पर्यावरणवाद की जड़ें जो मानी जाती हैं आपकी, ये 19वीं शताब्दी के में औद्योगिकरण के खिलाफ विद्रोह के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12 अगाना सूत्र क्या है? अगाना सूत्र क्या है? जो अगाना सूत्र है वो आपका निकाय सूत्र है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 कि गांधी जी निम्नलिखित पुस्तकों से प्रभावित थे। क्वेश्चन आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, घोर के पी लीजिए। ठीक, कई बार पूछा गया प्रश्न और जरूर आपसे पूछा जाएगा। गांधी जी किन पुस्तकों से प्रभावित थे? तो गांधी जी आपके एक तो अनटू द लास्ट और किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू से प्रभावित थे। ऑप्शन डी होगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 14 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने बम्बई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो कि 1937 में होता, उसमें कितनी सीटें प्राप्त की थी? 14। तो 14 का राइट आंसर होगा कुल 15। ठीक, इनकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी जिसकी स्थापना 1936 में थी। 37 में विधानसभा बम्बई विधानसभा निर्वाचन हुआ जिसमें इन्होंने 35 सीटें प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? सर्वोदय को जन समाजवाद किसने कहा? तो सर्वोदय को जन समाजवाद की संज्ञा देने वाले जेपी हैं, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 16 प्लेटो की शिक्षा की योजना के विषय में निम्न में से क्या तथ्य सही नहीं है? ध्यान से देखिए प्रश्न को। तो वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में नहीं थी बल्कि सरकारी हाथों में थी, इसलिए ये ऑप्शन बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 कि आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नांकित में से किस में है? तो आदर्श शासक या आदर्श राजा के क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसका विवरण किस में है? तो याद रखिएगा प्लेटो के रिपब्लिक में है। क्वेश्चन नंबर 18 जॉन लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके वर्गीकरण में नहीं आता है? जॉन लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति और समानता के अधिकार की बात नहीं करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है आपसे बार बार पूछा जाता है, लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी और हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 20 कि राज्य का कार्य सदजीवन के मार्ग में आने वाली बाधा के विरुद्ध बाधा बनना है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य कि राज्य एक सकारात्मक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21 आमंड व पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग था? आमंड और पावेल ने जो स्ट्रक्चरल फंक्शन का यूज किया वो किसका वास्तव में अनुप्रयोग था? तो ये था आपका डेविड स्टन की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा। क्वेश्चन नंबर 22 कि नौ संस्थावाद के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है उसके बारे में आपको विचार करना है और इसमें से सही कथन आपको बताना है। मानपरक संस्थावाद जेम्स मार्च और जोहन पी ओल्सन के साथ जुड़ा हुआ, ये सत्य है। मानपरक संस्थावाद संस्थाओं को प्रोत्साहन और विघटन के समीकरण के रूप में ज्यादा दिखता है, जो व्यक्तिगत चयन को प्रभावित करता है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये ऑप्शन दूसरा गलत हो जाता है। तो केवल एक सही यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? क्वेश्चन नंबर 23 तो ये होगा आपका यह एक निरंतर प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कि संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है? निगमनात्मक, आगमनात्मक, प्रयोगात्मक या अन्वेषणात्मक? 24 तो ये होगा सी प्रयोगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सी संस्थागत समूह की खास विशेषता है? संस्थागत समूह की खास विशेषता क्या है? तो ये होगा आपका कि संस्थागत समूह सरकारी तंत्र का भाग होता है।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार के लिए संविधानवाद एक पूर्व शर्त माना जाता है? तो याद रखिएगा, संविधानवाद एक पूर्व शर्त है किस प्रकार की सरकार के लिए? तो याद रखिएगा, ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो ये लोकतांत्रिक सरकार के लिए पूर्व शर्त क्या है? संविधानवाद। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। 27, तो प्रशासनिक विधि फ्रांस से संबंधित है। न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति ये आपका स्विट्जरलैंड में नहीं बल्कि यूएस में है, तो ऑप्शन बी आपका डिसमैच है। बाकी सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व यूएसए में सही है। विधि का शासन इंग्लैंड, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी इसमें सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान नमनीय तथा विकसित संविधान है? तो आपको पता ही है, ये ब्रिटेन का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है आपका थॉमस हेयर, और इसको हेयर प्रणाली भी बोलते हैं। निर्वाचन की सूची प्रणाली कहाँ पाई जाती है? तो निर्वाचन की सूची प्रणाली आपकी कहाँ पाई जाती है? यूएस में। ठीक, निर्वाचन की सूची प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि निर्वाचक मंडल के निर्वाचन में प्रत्येक दल अपने अपने निर्वाचक दलों को की सूची निकालते हैं, जिसमें व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति को वोट न देकर संपूर्ण सूची को वोट देना पड़ता है। अज्ञात साम्राज्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो अज्ञात साम्राज्य के रूप में दबाव समूह को जाना जाता है, और ये कोट किसका है? तो फाइनर का कोट है। ये दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य किसने कहा? फाइनर ने कहा है। निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है? बेहद महत्वपूर्ण 32, तो ये आपका स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका है। यहाँ किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है? राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल किसने कहा है? तो ये हैं आपके लॉवेल महोदय। कौन सा हित प्राथमिक और स्थायी दोनों हितों से उभर सकता है? तो प्राथमिक और स्थायी हित दोनों से उभरने वाला जो हित है वो है आपका कौन सा? तो होगा परिवर्तनीय हित। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से लेखक इटली से हैं? कौन से लेखक इटली से, ये आपको बताना है। एक तो विल्फ्रेड पेरेटो और गिटानो मोस्का, बाकी रॉबर्ट मिशेल, ये सब नहीं है, तो ये होगा ऑप्शन ए, एक और वह दोनों। 36, कि किस विचारक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष बताया है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष किसने बताया है? 36, तो ये होगा मार्गेनथाउ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद का जनक, और फेमस रचना कौन सी इसकी? पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। निम्न में से कौन यथार्थवाद सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो यथार्थवादी सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? मर्गेनथाउ है, थॉमसन और केनेन है, लेकिन जोसेफ नाई इससे संबंधित नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38, अल्प विकास का आंद्रे गुंडर फ्रैंक का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, अल्प विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो गुंडर फ्रैंक ने, आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने दिया, और ये किस सिद्धांत पर आधारित है? 38, तो ये आधारित है आपका महानगर उपग्रह संबंधों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कि किस वर्ष में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया? क्वेश्चन नंबर 39, 39, ये होगा 2008 में। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है? तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को हम बोलते हैं कि मानवता की सुरक्षा। इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? यानी निर्गुट आंदोलन से संबंधित संस्थापक नेता नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, मार्शल टिट्टू हैं, लेकिन कर्नल गद्दाफी नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 42, कि भारतीय विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 42, ये जो लाहौर की घटना घटी, लाहौर बस को नीति जो 1999 की है, लुक ईस्ट पॉलिसी जो है 1992 की है, गुजराल सिद्धांत जो है 1996 की है, और पोखरण द्वितीय जो विस्फोट हुआ ये कब हुआ? 1998 में हुआ। ठीक, इस हिसाब से मैच कर लीजिए आप। 43, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कक्ष के रण का विवाद किस ब्रिटिश पीएम के हस्तक्षेप से सुलझाया गया था? बेहद बेहद महत्वपूर्ण आजकल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये 43, तो ये होगा आपका हेरोल्ड विल्सन के द्वारा। मैकमोहन रेखा स्थित है किन दो
राज्यों के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। राज्य मतलब यहाँ नेशन से मतलब है, स्टेट मतलब नेशन, राष्ट्र से संबंधित है। तो मैकमोहन रेखा जो स्थित है आपकी भारत और चीन के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कि भारतीय विदेश नीति का कौन सा निर्धारक तत्व भारत द्वारा 1980 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता दिए जाने का कारण नहीं था? 45, तो ये था आपका भारत का इतिहास और परंपरा। क्वेश्चन नंबर 46 की किस संधि ने यूरोपीय संघ की नागरिकता स्थापित की? किस संधि ने यूरोपीय यूनियन की नागरिकता से संबंधित है? तो ये मॉस्ट्रिच संधि 1992 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा नहीं है? इसमें भारत हो, इसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग बनाते हैं सब। तो इसमें जो सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका शामिल हैं और म्यांमार और थाईलैंड ये संबंधित हैं। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं होगा? 47, तो सिंगापुर शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था आपका 1961 का बेलग्रेड में संपन्न हुआ। बेलग्रेड जो कि यूगोस्लाविया की राजधानी है वहाँ। क्वेश्चन नंबर 49 क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतरशासकीय संगठन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? 49, तो ये होगा आपका सार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की आधुनिक राज्य व्यवस्था के विकास में निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमिक अनुक्रम बताइए। कौन सी घटना पहले हुई, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद? तो सबसे पहले हुई आपकी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में, और फिर उसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट, ये होती है आपकी 1814 में, और उसके बाद होती है वियना कांग्रेस 1800, और नहीं वियना कांग्रेस आपकी, एक मिनट, ये ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट जो है आपका याद रखिए 1713 में है ये, ठीक। वियना कांग्रेस 1814 में, और पेरिस ट्रीटी जो है आपकी पेरिस पीस ट्रीटी जो है आपका 1947 में। 1947 में होगा, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद होगा, ठीक। 1919 में होगा, 1920-21 में होता है पेरिस पीस ट्रीटी, जिसको वर्साय संधि भी बोलते हैं। भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ मिलेगा नहीं, यह किसने कहा? 51, ये कोट है आपका बाल गंगाधर तिलक का कोट है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक लिखी है B.R. अम्बेडकर के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? आधुनिक मनु हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान को का निर्माण किया या निर्माता कहे जाते हैं इस वजह से। कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज का जो उद्देश्य किस वर्ष निर्धारित किया था? तो ये 1929 लाहौर, ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, और स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज हो गया। और ये कब हुआ था? लाहौर सम्मेलन जो हुआ रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता उनकी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। जनगण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? 55, अपनाया 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में जो कुल सदस्य थे 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से किस एक लेख का अर्थ होता है कि हम हुक्म देते हैं या आदेश देते हैं? जो अनुच्छेद 32 के द्वारा जो रिट जारी की जाती है, पांच में से जो पहल एक रिट होता है हम हुक्म देते हैं, किसका अर्थ है? 57, तो ये अर्थ है आपका परमादेश मैंडमस का।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है क्या? तो ये अस्पृश्यता को समाप्त करता है। सरकारी या आयोग संबंधित है, तो सरकारी या आयोग किससे संबंधित है? संघवाद से या केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, भारत में न्यायिक पुनर्लोकन निम्न पर आधारित है। जो आपका न्यायिक पुनर्लोकन है किस पर आधारित है? तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, और ये आपने प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की है? जापान से। किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री को नियुक्ति करते हैं? बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह है अनुच्छेद 164 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 कि राज्यों में विधानमंडल के गठन संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं? 62 ये उल्लिखित है आपका 168 में। 63 देखिए कि भारत के किस राज्य में विधानसभा में सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित होती है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बेहद महत्वपूर्ण, इसको भूलना नहीं है। यह है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों आपसे एक बार फिर मैं गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दें। और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक, और नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, आप एसटेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, या यूपी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, या बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी, ठीक। 64 यह किसने कहा है? यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। 64 किसका कोट है? तो यही कोट है रजनी कुठारी का। रजनी कुठारी का कोट है, पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्होंने बहुत लिखा, लेकिन दो ये रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं। 65 किसने कहा था कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? 65 किसने कहा? तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। क्वेश्चन नंबर 66 कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है? 66 यह है आपका 10वीं अनुसूची। भारत की साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी स्थापित हुई थी। भारत की साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी कब स्थापित हुई थी? ये हुई थी 1964 में। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों का स्वरूप क्या है? एक सदस्यीय, द्विसदस्यीय, त्रिसदस्यीय, 4 सदस्यीय? ये होगा आपका एक सदस्यीय। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखिए कि किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था? यानी आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, कब पारित हुआ था? तो राइट टू इंफॉर्मेशन आपका पारित हुआ था 2005 में, ठीक, 2005। निम्न में से कौन सा लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है? लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का कौन सा तरीका नहीं है? देखिए, बजट पर चर्चा, प्रश्नकाल और स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से प्रशासन पर विधायी नियंत्रण है, लेकिन सरकार के विरुद्ध अभियोग ये विधायी नियंत्रण नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 72 कि निष्पादन बजटीकरण या परफॉर्मिंग बजटिंग जो है उसकी अवधारणा को प्रचलन में लाया गया किसके द्वारा? निष्पादन बजट की अवधारणा किसके द्वारा प्रचलन में लाया गया? तो प्रथम हूवर आयोग, अमेरिका यानी यूएस का प्रथम हूवर आयोग। ओम्बुड्समैन की संस्था का सर्वप्रथम कहाँ उदय हुआ? तो ओम्बुड्समैन का सर्वप्रथम उदय आपका कहाँ होता है? ऑप्शन देखिए, तो ओम्बुड्समैन का सर्वप्रथम उद्भव जो है आपका स्वीडन में होता है, स्वीडन में। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए कि मानव संबंध सिद्धांत यानी ह्यूमन रिलेशंस थियरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछ रहा नहीं है 74। तो अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नहीं करते बल्कि करते हैं, तो ये गलत हो जाता है। हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? 75 थी प्रयोजन पर्पज के आधार पर। निम्नलिखित में से किस समूह को सुशासन के मूल सिद्धांत के रूप में माना जाता है? तो सुशासन के मूल सिद्धांत के रूप में किसे माना जाता है? 76 ये होगा निष्पक्षता, सहभागिता और उत्तरदायित्व। निम्नलिखित में से किसने प्रयोजन की शुरुआत या प्रयोजन की अवधारणा को संगठनात्मक
जो कि प्रशासनिक सिद्धांत का मिथक मात्र माना है। प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक सिद्धांत का मिथक मात्र कौन कहता है? 77 ये होंगे आपके मिस फॉलेट, एमपी फॉलेट। निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर लोकोक्ति, मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण संभोक्ताओं के रूप में की है? 78 ये लोक प्रशासन का प्रश्न है। दी हर्बर्ट साइमन। मोने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा है? तो मोने के अनुसार संगठन का जो सार्वभौमिक सिद्धांत है वो है आपका पद सोपान यानी हायरार्की। प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है। किस कौन सी शक्ति है ये? तो इसको बोलते हैं हम न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? तो प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व उसका संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 कि निम्न में से किसने लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया है? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर कौन करता है? एक तो अपेल्बी, एल.डी. वाइट और जोसिया स्टैम, हर्बर्ट साइमन नहीं करते हैं, तो सी होगा, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? तो प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता क्या नहीं है? ये होगा यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित 84 निम्न में से लोक प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है, तो लोक प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत कौन सा नहीं है? राजनीतिक निर्देशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 कि वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया वो आपका फ्रेडरिक टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई? लूट प्रथा के रूप में हुई, लूट प्रथा के रूप में हुई कहाँ? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि गृह सचिव ए.एन. वोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की प्रशासनिक समिति जो कि 1993 में गठित की गई थी, उसका क्या निष्कर्ष था? 87 का था कि राजनीतिज्ञों, अपराधियों तथा नौकरशाहों के बीच साठगांठ से वोहरा समिति थी। भारत में लोकपाल नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया था? तो भारत में लोकपाल नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम जो विधेयक पेश किया गया था 1968 में किया गया था। नेक्स्ट है 89 कि ई शासन क्या है? ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस आपका लागत दक्ष, पारदर्शी, इसमें समय की बचत होती है और अनुक्रियात्मक है, तो डी होगा, ABCD। असिस्टेंट समिति प्रतिवेदन किससे संबंधित है? असिस्टेंट समिति का जो रिपोर्ट है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 कि बेलग्रेड 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीकी एशियाई देशों ने भाग लिया था? या प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन हुआ उसमें कितने अफ्रीकी और एशियाई देशों ने भाग लिया? तो 25 तो 25 होगा 91 का। कुलभूषण जाधव फांसी रोक मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 11 जजों की पीठ में भारतीय जज कौन था? 92 ये था दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी थे। 93 देखिए जरा कि फरक्का बांध समस्या किन दो देशों के बीच विवाद का कारण है? तो फरक्का जो बांध समस्या है किन दो देशों के बीच में है? तो ये है आपका भारत और बांग्लादेश। ये आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 94 सॉल्ट 1 की ट्रीटी जो होती है, सॉल्ट 2 है, सॉल्ट 1 नहीं है। सॉल्ट 2 की ट्रीटी जो होती है 1979 में होती है। बीटी की जो ट्रीटी है 1963 में है, ठीक 1963। शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो है आपका और INAF की जो ट्रीटी है 87 में है। ये आपका शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो होगा यूएन का ये 1950 होगा, गलत ऑप्शन है, कोरिया के मामले में दिया गया था ये। देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका अर्थ होता है तनाव शैथिल्य। तो देतांत शब्द जो है आपका किस भाषा से लिया गया है? तो फ्रेंच से लिया गया है। परमाणु विस्फोट के संदेह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 96 ध्यान से देखिए 96
ये होगा थ्रेशोल्ड टेस्ट प्रतिबंध संधि 1972 ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 97, ओपेक में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? ओपेक में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो वर्तमान में 12 और फिलहाल 11 हो गए हैं। 11 हो गए नहीं, 12 से 11 हुए और फिर अभी आपके 13 हो गए हैं। सोफी अथवा सोफिया निम्नांकित में से किस पुस्तक का एक पात्र है? यह है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वीमेन का, मैरी वोllस्टोनक्रॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए जरा, हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाले हमारे विज्ञान एवं हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है, यह निम्नांकित उल्लिखित है। 99 ये होगा डिस्कोर्स इन द साइंस एंड आर्ट्स, जो कि दूसरी की बात कहता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100 है और लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी 1925 में? क्या किया गया था? ए.वी. रामास्वामी नायकर जी के द्वारा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो साथियों ये आपका बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट पेपर 2 या फिर आपका यूपी टीजीटी पीजी प्रिपरेशन करें तो उसके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।